हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक रहेगा अफसाना कफन। इस अफसाने कफन को लिखने वाले हैं मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद, जो आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए, खासतौर पर WBSCC, SLST, उर्दू सिलेबस क्लास 9-10 के जॉब के लिए जो भी टीचर तैयारी कर रहे हैं, इसके सिलेबस में, उर्दू सिलेबस में ये अफसाना दिया गया है। तो इससे पहले क्वेश्चंस को देखा जाए तो मैंने सोचा, बहुत सारे यूट्यूब में व्यूअर्स का कहना है कि सर इसको इस तरह लाइन बाय लाइन पढ़ा लीजिए इसका मतलब, तो मैंने सोचा चलिए पढ़ा देता हूँ। तो कफन जो है आप लोग जानते ही हैं, कफन के माने क्या है। मौत के वक्त जो कपड़े हमारे साथ जाते हैं, कफन पहन के हमें जाना पड़ता है। सर देहात के किसी इलाकों को, गरीबी को अक्सर प्रेमचंद है बयान करते हैं अपने अफसाने में। तो इसी तरीके से इस अफसाने में भी बोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अफसाने को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अफसाना, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया कि झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कहानी में जो है दो बाप बेटे हैं, वो लोग जो खामोश बैठे हुए हैं एक झोपड़े के किनारे, और अंदर बेटे की नौजवान बीवी, यानी बेटा का जो नौजवान बीवी है जिसका नाम बुधिया है, दर्द जह से पछाड़े खा रही थी। यानी उनमें से जो बाप बेटा था, बेटा की जो बीवी था, नौजवान बीवी बुधिया जिसका नाम है, उसको दर्द हो रही थी बुधिया, और रह रहकर इसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलीजा थाम लेते थे। कौन? दोनों से मुराद या फिर बाप बेटे, यानी ये जो बाप बेटे हैं, इन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जो बहू है, बेटे की जो नौजवान बीवी है, वो क्या कहना चाहती है, इसके ऊपर थोड़ा भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, फिजा बहुत सन्नाटा था, अंधेरा था, और जाड़ों की रात थी। सारा गांव तारीकी में जज हो गया था, यानी सारे गांव में अंधेरी छा चुके थे। घीसू ने कहा, घीसू जो है वो बाप, ठीक है, मालूम होता है बचेगी नहीं। घीसू क्या कह रहा है अपनी बहू के बारे में कि वो जो उसकी जो बहू है जिसका नाम बुधिया है, वो बचेगी नहीं, ऐसे बोल रहा है। सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। अपने बेटा को कह रहा है घीसू यहाँ पे बाप का नाम है, तो अपने बेटा को कहता है कि जा देख क्या, बचेगी नहीं शायद, अपने बहू के बारे में, बुधिया के बारे में, ठीक है। माधव दर्दनाक लहजे में बोला। अब माधव कौन है? ये घीसू का बेटा है, ठीक है, जिसकी बीवी का नाम है बुधिया। बस ये बात समझ के रखिएगा आप लोग। बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। यानी माधव कितने खराब अंदाज में ये बात कह रहा है कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मरती, देखकर मैं क्या करूंगी। किसको? अपनी बीवी को, जिसका नाम है बुधिया, ठीक है। तू बड़ा बेदर्द है बे, यानी अपने बेटा को कहता है कौन? जीतू कह रहा है माधव को। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। बोला है साल भर जिसके साथ रहे हो अपनी बीवी के साथ, और उसके साथ इतनी बेवफाई करते हो, मरने के बारे में बोल रहे हो। बाप कह रहा है बेटे को, तो मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। तो बोल रहा है कि मुझसे तो अपनी बहू का जो हाथ पटकना ये देखा नहीं जाता। ये कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। चमारों का कुंभा था। और ये जो घीसू थे बाप बेटा, घीसू और माधव दोनों एक कम्युनिटी का, इसका कास्ट था, जात था, जिसका नाम था चमार, और सारे गांव में बदनाम, बहुत बदनाम थे ये लोग। घीसू एक दिन काम करता था तो 3 दिन आराम। देखिए कितनी खराब और लेजीनेस की तरफ यहाँ पे बताया गया है। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता। देखिए चिल्लम पीते वो, इसलिए इन्हें कोई रखता ही ना था। क्या नहीं रखता था? काम करने के लिए नहीं रखता था। अगर 1 घंटा काम करते तो घंटे भर क्या करते? चिल्लम पीते। और विश्व एक दिन अगर काम करता 3 दिन आराम करता। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। यानी अगर थोड़ा भी घर में खाना वगैरह है 1 दिन के लिए अनाज, तो आप कसम खा लेगा कि उसके लिए उस दिन और काम नहीं करना पड़ेगा। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्त पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। अगर 2-1 फाके हो जाते, कभी कभी भूखे रहना पड़ता, तो ये लोग इस भूखे की हालत में क्या करते, घीसू जो है दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उस लकड़ियों को बाजार लेके आते बेचने के लिए। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। इस तरह से घीसू और जो है माधव फाका कशी की जिंदगी गुजारते और कामचोर कहलाते थे। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, यानी खेती बाड़ी करते थे लोग। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। अगर मेहनत करके लोग काम करें तो 50
काम थे इसके लिए। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। ये लोगों को, गांव के लोग उसी वक्त इन लोगों को काम में लेते थे जब ये देखा जाता कि जो भी लेते थे काम करने के लिए इन लोगों को नौकर बनाकर, तो वो लोग समझ जाते थे कि ये लोग दो नहीं बल्कि एक ही हैं जो एक का काम ही पूरा कर सकते हैं पूरे दिन। काश दोनों साधु होते तो इन्हें कनात और तवक्कल के लिए जब्ते नफ्स की मुतालिक जरूरत ना होती। काश साधु होता, ये मुंशी प्रेमचंद कह रहा है कि साधु होने से लोग ज्यादा अच्छा होता। ये उनकी खलकी सिफत थी, मतलब ये खसूसियत था इन लोगों का। अजीब जिंदगी थी उनकी, किन्नों की, माधव और घीसू की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं, कोई ऐसी सामान नहीं जिससे वो फायदा उठा सके। उन लोगों के घर में क्या था? सिर्फ मिट्टी के 2-4 बर्तन थे। फटे चित्रों से अपनी अरियानी ढाके हुए, दुनिया की फिक्रों से आजाद, दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी इन लोगों को। कर्ज से लदे हुए थे, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं इन दोनों बाप बेटे को। मस्किन इतने हैं कि वसूली के मुतालिक उम्मीद ना होने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर देते थे। अगर मस्किन इतने थे, गरीब इतने थे कि वसूली के मुतालिक उम्मीद होने पर ना होने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर जो है दे ही देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। कौन लोग? माधव और घीसू, ये जो दोनों बाप बेटे थे, ये दूसरों की खेतों से जो है मटर या आलू उखाड़ कर लेके आते और भून भून कर खाते हैं। या 10-5 ओख तोड़ लाते और रात को चूसते। इस तरह से ये लोग जो है चोरी करके जो है खाते पीते थे। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी। इसी तरीके से घीसू जो माधव के वालिद साहब थे, ये लोग जो है इसी तरह से 60 साल की उम्र ये गुजार दिया। और माधव भी सादे तमन बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, यानी जैसा बाप कर रहा था बेटे भी वैसे ही कर रहे थे। कौन? माधव। बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। हाँ, मतलब बुराई के काम में, या जो खानदान का नाम कुछ इतना नीचा किया हुआ था गांव में, कोई देखने नहीं पा रहे थे इन लोगों, तो इस वजह से इन लोगों का रोशन हो रहा था नाम बुराई में। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे, यानी आग के सामने लोग बैठे हुए थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। वही आलू या मटर जो है खा रहे थे भूनकर। घीसू की बीवी का तो मुद्दत से इंतकाल हो गया था, यानी माधव की अम्मी का। माधव की शादी पिछले साल हुई थी, यानी 1 साल हुई माधव की शादी होने का। जब से ये औरत आई थी उसने खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी, यानी थोड़ी बहुत तहजीब थी इसके अंदर, अदब और लिहाज थी इसके अंदर। कुछ पाई करके घास छील कर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। इधर उधर करके किसी तरह जो है घास छील करके कम से कम जो है शेर भर आटे जो है का इंतजाम कर लेते थे किसी तरह। कौन? ये जो माधव की बीवी जिसका नाम बुधिया थी। और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। और दोनों बेगैरत से मुराद ये है यानी बाप बेटा घीसू और माधव। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे। कौन? ये दोनों बाप बेटे। बल्कि कुछ अकड़ने में भी लगे थे, अकड़ रहे थे कि मेरी बहू जो है हमारे लिए लेके आएंगे, मेरे बीवी जो है लेके आएंगे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान से दोगुनी मजदूरी मांगते। इसलिए मांगते क्योंकि उसके घर तो खाने पीने की अब चीजें जो है आती थी कभी कभी उसकी बीवी की वजह से या उसके बहू की वजह से, तो वो लोग जो है दोगुनी मजदूरी मांगता। तो इस तरह से कोई काम बुलाते भी नहीं थे उन लोग। वही औरत आज सुबह से दर्द जह से मर रही थी, दर्द हो रहा था उसको, तो और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए, तो आराम से सोए। देखिए कितनी बेगैरत की बात है, ये दोनों मर्द कितनी बेगैरती की बात कर रहे हैं। घीसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। घीसू ने अपने बहू के बारे में बोला, अपने बेटा को माधव को, कि देख अंदर जाके कि अपनी उसकी हालत कैसी हो रही है। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। इस तरह से जो है गालियां बकते ये लोग। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। इस तरीके से ये लोग लानत वाली बात कर रहे हैं, ये बेगैरत वाली बात कर रहे हैं। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। अब माधव जब अंदर गया तो उसको ये अंदेशा हुआ, उसको ये अंदाज हुआ कि मेरे जो बाप है घीसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हुई। कौन बोल रहा है? ये माधव बोल रहा है कि मुझे वहां डर लगता है, तो तुम ही जाकर देखो ना। कौन बोल रहा है? माधव बोल रहा है अपने बाप को कि तुम ही जाकर देखो, मुझे वहां पर डर लग रहा है अपनी बीवी के पास। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से भी हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजागी के नहीं, कभी इसका मुंह नहीं देखा।
आज इसका उभरा हुआ बदन देखूं, इसे तन की सदमी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। इस तरह से जो है ये लोग बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सूट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका बेटा कह रहा है कि अगर कुछ हो जाए बाल बच्चा तो सूट भी नहीं है, गुड़ वगैरह तेल वगैरह ये सब जरूरी चीजें जो घर में नहीं है तो क्या होगा, इसके बाद सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही तक बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था मगर उसी तरह हर बार काम चल गया। देखिए घीसू यहाँ पे बात कर रहा है, अपने बेटे को समझा रहा है कि देखिए मेरे 9 बेटे थे, घर में कभी कुछ ना था लेकिन किसी तरह जो है काम चल ही गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत, इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वही लोग जो किसानों की कमजोरी से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहां उस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। किस किस्म का कि समाज में जो रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं वो जो है उनकी हालत कुछ तो बेहतर थी, अच्छी ना थी उन लोगों का, और किसानों के मुकाबले में वही लोग जो किसानों की कमजोरी से फायदा उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा फारिग थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बैल थे, यानी बारीक बैल मतलब किसी चीज को गौर से देखने वाले। तो घीसू जो है किसानों के मुकाबले किसी चीज को गौर से देखते थे और किसानों की सही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले साथिरों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें यह सलाहियत ना थी कि साथिरों के आयन व आदाब की पाबंदी करता, ये उसके अंदर नहीं था। इसलिए जहां इसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव अंगस नुमाई करता था। यानी हम इसके जैसे हम उम्र लोग जो है गांव के मुखिया बने हैं, कोई अलग अलग और भी काम में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो घीसू थे इस तरह के काम से वो जो है कोई इन लोगों को लगाव नहीं था या इससे कोई इसको ताल्लुक नहीं था। फिर भी इसे तस्कीन होती, दिल में ये बात बैठा लेता तो थी ही कि अगर वह खस्ता हाल है तो कम से कम इसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। ऐसा वो बोलता था कि किसानों की तरह मुझे मेहनत तो नहीं कर पा रहा है, किसानों की तरह मैं तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ, किसान बहुत मेहनत करता है और इसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। इसी तरीके से जो है बहुत ही अपने आप को अच्छा समझते हैं कौन घीसू समाज में कि मैं किसानों की तरह कम से कम तो नहीं हूँ, मजदूरी तो ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हालत बहुत खराब है, गरीबी किसानों से ज्यादा बदतर है इसका। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे, कौन बाप बेटे माधव और घीसू। कल से कुछ नहीं खाया था ये दोनों, इतना सबर ना था कि इन्हें ठंडा हो जाने पे हाँ आलू को गरम गरम खा रहे हैं। कई बार दोनों की जबानें जल गई खाते खाते। जल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालों को जला देते थे। ऊपरी हिस्सा तो बहुत ही ठंड होता है तो अंदर तो गर्मी होती है, तो इसकी वजह से उसकी जबान हल्क वगैरह जो है जल जाते थे गर्मी। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। कितनी अच्छी बात बोला गया है आसान अंदाज में। इसलिए जो है अफसाना निगारी में प्रेमचंद बहुत आगे हैं, इसके अफसाने बहुत समझ में जल्दी आ जाते हैं, आसान अंदाज में लिखते हैं, सलील जबान में लिखते हैं। वहां इसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, काफी पेट के अंदर, इसलिए दोनों जल्द निकल जाते। किसको? आलू को, गरम गरम आलू को। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते, कभी कभी इन लोगों के आंखों से आंसू निकल आते गरम गरम आलू खाते खाते, जलते जलते खा लेते थे ये लोग। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले हो गया था। ठाकुर की बारात गए हुए थे वो। इस दावत में से जो शेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार बात है। कोई चीज खाने को मिला था तो जब वहां पे उस बारात में उनको खाने की चीज मिला था तो बहुत यादगार बन चुका था। आज भी उसकी याद ताजा थी। उसे बोला वो भोज नहीं भूलता, वो भोज नहीं भूलता। कौन सा भोज? ठाकुर की जो बारात दे रहे थे यहाँ पे। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको पूड़िया खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़िया खाई और असली घी की।
इस तरह असली घी की वो लोग जो पुड़िया खाई जिंदगी में पहली बार ठाकुर की बारात में जिंदगी भर ये बात इन लोगों को याद रहेगा ये वाकया। चटनी, रायता, रायता भी खाते, 3 तरह के सूखे साग, अब जिंदगी भर ये याद आ रही है बात उसको। एक लसीदार तरकारी जिसमें रस हो, दही, चटनी, मिठाई, ये सारी चीजें उसको याद आ रहा है। अब क्या बताओ कि इस भोज में कितना स्वाद मिला, कोई रोक नहीं थी, जितना खाना है खा लीजिए, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, पानी ही नहीं पिया किसी ने। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियां डालो, देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पित्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो ये कि मेरा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहां सर थी, खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर, यानी जिस ठाकुर का वो बना दिया था। माधव ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें तो ऐसा भोज खिलाता। माधव भी अब खाने का जी चाह रहा है इसको भी। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। देखिए जमाना में यहाँ पे जिम लिखा गया है, ये पहले जमाने में जो है जो उर्दू लिखे आते थे बोला जाता था इस तरीके से कि वहां पे जिम है, इस तरीके से जो है। और ये है उस जमाने की अफसाना निगारी का खासियत। अब तो सबको किफायत सोचती है, बहुत ही कम खर्च करते हैं आजकल। शादी में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सोचती है, यानी खर्च कम कर रहे लोग। अब क्या बोला जा रहा है, तुमने एक साथ 20 पुड़िया खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। हाँ, बेटा बोल रहा है कि तुमने 20 पुड़िया खाई थी, और बेटा बाप बोल रहा है, घीसू बोल रहा है क्या 20 से ज्यादा खाई थी। तो माधव बोल रहा है कि अगर मैं होता तो मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी, अच्छा पट्टा था। तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़ कर पाव पेट में डाले सो रहे। इस तरह से सो गए हुए थे जैसे 2 बड़े बड़े अदर गेंडलिया मारे पड़े हैं, और बुधिया अभी तक करा ही रही थी, मतलब रो रही थी वो दर्द से। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंड हो गई थी, मतलब अब रो नहीं रही है, अब शांत है। इसके मुंह पर मक्खियां भनक रही थी इसके मुंह पर। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, आंखें जो है ऊपर लगी हुई थी, देख रही थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ थी, मतलब मिट्टी में मिला हुआ था जिस्म। इसके पेट में बच्चा मर गया। कितनी अफसोस बात है यहाँ पर। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। अब दिखावटी रो रहे लोग। पुलिस वालों ने ये आवाजानी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तसफ़ी करने लगे। मतलब ये लोग गम मना रहे हैं, इनकी तसफ़ी, इसके दिल को मना रहे हैं किसी तरह कि अब कुछ नहीं होने वाला है, मर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात साफ जाहिर है कि उसकी बीवी जो है दर्द से जो है मर जाती। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। ये कफन भी लेना था घर में तो पैसा उसी तरह गायब था जैसे चप्पल के घोंसले में मांस। हाँ, कितनी अच्छी बात बोला गया है, पैसा नहीं था उन लोगों के घर में। बाप रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए, क्या करने के लिए, कफन के पैसे लेने के लिए। वह उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कौन, गांव के जो जमींदार थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। कौन, जमींदार, गांव के जमींदार जो है पीट चुके थे कई बार। चोरी की इल्लत में, वादा पर काम पर ना आने की इल्लत में। कभी चोरी की इल्लत में पीटते थे, कभी जो वादा करके काम में नहीं आते थे जमींदार के घर, जिसकी वजह से पीटा जाता था। पूछा क्या है बे घिसवा, घिसू को घिसवा बोल रहे हैं। कौन, जमींदार। बोले क्या है बे, अभी रोता हुआ क्यों आया है, अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ, विपत मतलब मुसीबत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। माधव की जो घरवाली है वो चली गई। दिन भर तड़पती रही सरकार, आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। देखिए कितनी झूठ बोला जा रहा है। आप सिरहाने बैठे रहे और बाप बेटे दोनों रात भर आलू खाए।
दवादार जो कुछ हो सका सब किया, लेकिन कुछ भी नहीं किया हकीकत में उन लोगों ने। मगर वो हमें दगा दे गई, मतलब चली गई इस दुनिया से। अब एक रोटी देने वाला नहीं रहा, मालिक तबाह हो गए। अब रो रहा है उसके सामने, घर घर उजड़ गया। घर तो पहले से उजड़े हुए हैं, आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा इसकी मिट्टी को कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके दवार पर जाएगा। अब जब जमींदार के घर जाके जो है, जो घिसुए हैं खुशामदी कर रहे हैं उसके कि आप ही जो है इस को कफन दिला सकते हैं, इसकी मिट्टी दिला सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं है हमारे। जमींदार साहब रामदिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। बिल्कुल सही बात, इस पर रंग खाना मतलब काले कंबल पर रंग चढ़ाना। जी मैं तो आया कह दे चल दूर हूं यहां से, लाश घर में रखकर सरा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश, मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका ना था। इंतकाम मतलब होता है बदला लेना, तो इस बदला लेने का मौका ना था। तवन वकर हादन, रुपए निकाल कर फेंक दी, मतलब जल्दीबाजी में जो है रुपए निकाल कर दे देता उसको। मगर तसफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकालता, मतलब तसफ़ी नहीं दिया उसको कि चलो कुछ हो जाएगा, आगे आने वाले दिनों में अच्छे गुजरेंगे। इस बात के लिए कुछ भी इस तरह की कोई बात जमींदार की तरफ से नहीं बोला। जमींदार ने माधव के जो वालिद साहब थे घिसू को, उसकी तरफ ताका तक नहीं। कौन? ये जमींदार, गोया आज सर का बोझ उतार रहा हो। कौन? जमींदार सर का बोझ उतार रहा है, ऐसा लग रहा है। जब जमींदार साहब ने 2 रुपया दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुरायत क्यों कर होती। अब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के महाजन लोग को कैसे वो लोग इनकार करते कि हम रुपए नहीं देंगे। तो महाजन वगैरह बनिए वगैरह लोगों ने भी जो है कुछ जो है रुपए दिए इन लोगों को। घिसू जमींदार के नाम का ढंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटा में घिसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा होगी। इसी तरीके से जो है अब जो है घिसू 5 रुपए जमा कर लेते हैं टोटल। किसी ने गल्ला दे दिया, यानी खाने का अनाज दे दिया, किसी ने लकड़ी दी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। अब जो है कफन लाने के लिए चले गए दोनों बाप बेटे। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। देखिए कितने अच्छे अंदाज से देहाती लैंग्वेज में जो है इस अफसाने को बयान किया गया है। इसलिए जो है इस अफसाना निगार जिसका नाम, इसलिए प्रेमचंद के अफसानों में अक्सर हमें देहात का अक्स मिलता है। गांव की रखी अरकब औरतें आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी, रो रो कर चली जाती थी उस औरत पर। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो इसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? घिसू क्या बोला कि लकड़ी तो जलाने भर को मिल गई है। और माधव बोला क्या बाजार में पहुंचकर, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, 5 रुपए में कफन खरीदना है, तो कोई हल्का सा कफन ले ले। अब ये लोग खर्च नहीं करना चाहते वो 5 रुपए, बहुत ही कम कीमत वाले कफन खरीदने चाह रहे हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। हाँ देखिए यहाँ भी चोरी कर रहे हैं लोग दोनों बाप बेटे। रात को कफन उठते उठते रात हो जाएगी, इसलिए बोल रहा है कि रात को कफन कौन देखता है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये लोग कफन देना नहीं चाहते हैं लाश के साथ। कितनी बेगैरत वाली बात है। कैसा बुरा रवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथरा भी ना मिले, इसे मरने पर नया कफन चाहिए। वाह कितनी अच्छी बात बोला गया है। मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए कि इस तरह के अफसाने लिखते हैं वो। क्या बोला है कि जीते जी तो उसको तन मिला ही नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े मिला ही नहीं, अब मरने पर भी जो है नया कफन नहीं मिल रहा है। किसको? उसकी बीवी, माधव की बीवी बोधिया को। कफन लाश के साथ जली तो जाता है। देखिए ऐसे ऐसे बात कर रहे हो लोग कि जब जली जाता है तो कफन देने की क्या जरूरत है, और क्या रखा रहता है। ये 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा दारू करते। अब दवा दारू के बारे में वो लोग छेड़ रहा है। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे, मतलब समझ गए थे वो लोग कि इससे तो अब जो है कफन नहीं खरीदा जाएगा, दारू और दवा ही खरीदा जाएगा। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचता नहीं। यहाँ तक के शाम हो गई। इसी तरह दुकान वगैरह में घूमते घूमते इन लोग का शाम हो जाते हैं। दोनों इत्तेफाक से
या उम्दन एक शराब खाने के सामने आप पहुंचे। आप यही इसी की तो जरूरत है उन लोगों को। और गोया किसी तरह किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। अब जैसे इस तरह से वो शराब की दुकान में जाते हैं, लगता है कि कोई तय कर लिया कोई फैसला कि कुछ अब खरीदना ही है। मतलब क्या खरीदना है? शराब इन लोगों को खरीदना ही है। वहां जरा देर तक दोनों तज़बज़ब की हालत में, तज़बज़ब मतलब होता है कसमकस की हालत में खड़े रहे। कौन? बाप बेटे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना, यानी शराब मांग रहे हैं। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक, इसके बाद कुछ चखोर ना आया, तले हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शराब पीने लगे। कुछ जो है वो लोग शराब लेते हैं और कुछ तली हुई मछली वगैरह लेते हैं खाने के लिए, और दोनों बरामदे में बैठकर शराब पीने लगे। कौन? बाप बेटे। कई कुजिया पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। मतलब अब जो है पूरी तरीके से वो लोग शराब की नशे की हालत में हैं। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता है। कुछ बहू के साथ तो ना जाता, बहू के साथ तो कुछ नहीं जाएंगे, तो कफन की क्या जरूरत है? माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हूं। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग महीनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं? इस तरह से बामणों को क्यों देते हैं लोग जो है रुपए? बड़े आदमियों के पास धन है, खूब है, हमारे पास खूब नहीं, वो क्या है? इसलिए वो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे कफन। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? हाँ, इस तरह की बातें भी अब दिमाग में आ रहे हैं। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, तो क्या बोलोगे जवाब? घीसू हंसा, ये बेटा बोला, माधव बोला ये बात, तो घीसू हंसा। क्या देंगे रुपए? कमर से खिसक गए, यानी कमर से निकल गए, गुम हो गए। बहुत ढूंढा, मिले नहीं। क्या नहीं मिला? रुपए। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे, फिर रुपया देंगे। इसी बात का जो है उन लोगों को अंदाजा था कि ये बात बोलेंगे। माधव भी हंसा इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर। कुदरत को शिकस्त दे रहा है, ठीक। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। ये जो 5 रुपए हासिल कर लिए खुशी के सिलसिले में बोल रहे कि बहुत अच्छी थी वो, बहू के बारे में बातें कर रहे हैं। आधी बोतल ज्यादा खत्म हो गई। क्या? शराब। घीसू ने 2 शेर पूड़िया मुंबई, गोश्त और सालन और चटपटी कलीजा और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। कौन वाली चीजें? पूड़िया, गोश्त, सालन, चटपटी कलीजा और तली हुई मछली, इसके साथ शराब भी तो था। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। आप जो है 5 रुपए में वो लोग 1.5 रुपए पूरी तरीके से खर्च कर देते हैं और कुछ रुपए जो है बच जाते हैं। तो बाकी जो अफसाने में बच रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पार्ट देखना है इस अफसाने का, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।